क्या हुआ आंटी? लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी रूपाली ने दौड़कर हमारे पड़ोस वाले घर की मिसेज मेहता को गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा। वे अस्थायी सी लग रही थी और शायद सिर चकराने के कारण वे असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेज मेहता कुछ बोलती इससे पहले ही बेटी ने कहा, आंटी आपको तो तेज बुखार है। मेहता अंकल कहाँ हैं? चलिए हम आपको अस्पताल लेकर डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेज मेहता कुछ बोल न सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में ही मेहता जी रूपाली की आवाज़ सुनते ही अपने घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे इस चबूतरे पर बैठा कर गाड़ी निकालने गया था। रूपाली बोली, अंकल आंटी को काफ़ी तेज बुखार है, इसी वजह से शायद इन्हें चक्कर आ गया और यह गिरने ही वाली थी कि मैं इन्हें पकड़ लिया। इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। रूपाली ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर मैं सारी स्थिति की जानकारी हुई। मेरे रूपाली से हमारे अपने घर में पानी की बोतल, गिलास, ग्लूकोज लाकर मिसेज मेहता को पिलाने को कहा। मैंने मेहता जी से कहा, जब तक पानी लेकर आती हैं और मैं गाड़ी निकालता हूं, तब तक आप भाभी जी का ध्यान रखिए। मैंने गाड़ी निकाली। मेहता जी और रूपाली मिसेज मेहता को बीच में बैठाकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पर बैठे। हम चारों गाड़ी से अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेज मेहता का चेकअप किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कब और क्या समस्या है इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात उनके उपचार में उनको कुछ इंजेक्शन देकर इंट्रावेल ग्लूकोज देने की बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर के अनुसार मिसेज मेहता डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए डिहाइड्रेशन करने के लिए चिकित्सा देखरेख में उन्हें अस्पताल में रुकना अनिवार्य था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था, कभी कभी देरी होना घातक हो जाता है। डॉक्टर ने उन्हें आपातकालीन विभाग से वार्ड में भेजने के साथ ही आवश्यक दवाइयां लेकर आने को कहा। मैंने मेहता जी और रूपाली को उनके साथ वार्ड में चलने को कहा और स्वयं दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर चला गया। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां में मेडिकल स्टोर से लेकर आ गई। रूपाली मिसेज मेहता के बेड के पास स्टूल पर बैठ गई। स्टाफ नर्स ने इशारा में मरीज के पास सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाने का और बैठने को कहा ताकि वार्ड में भीड़ भाड़ न हो। मेहता साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ी ही गर्व था। हमारे साथ वाले परिवारों से वे बातचीत करने में अपमान समझते थे। बातचीत और व्यवहार से प्राय वो लोग यही प्रदर्शित करते थे कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें भी कभी भी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे पैसे फेंको तमाशा देखो वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। मिसेज मेहता भी गली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थी कि इस गली में हमारे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है। गांव में भी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी हमारे इस गली में तो क्या पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगी। उनके अनुसार उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से यह गली है कि नहीं। वे बताती, हम तो बड़े वाले गाड़ी लेने को हैं, लेकिन यहाँ गलियाँ इतनी पतली हैं कि गाड़ी इन गलियों में कैसे निकालेंगे, इसलिए वे नहीं ले रही। तो जब बोलना शुरू करती तो ऐसा लगता था कि उन्हें केवल बोलना ही। बोलते समय ज़्यादा सोच विचार में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती थी। अपनी अमीरी का यशगान करने में शायद उन्हें बड़े ही आत्म सुख की अनुभव होती थी। एक बार वो अपने शाही खर्च का बखान करते हुए बात कर रही थी कि हमारा बेटा एक महीने में 3000 रुपये से ज़्यादा के तो कोल्ड ड्रिंक ही पी जाता है। तब रूपाली ने उन्हें कहा था, आंटी 10 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से 3000 की बोतल 100 बोतल हुई। एक महीने में 30 दिन होते हैं, इस हिसाब से एक दिन में 10 बोतलें उसके हिसाब से आती हैं। अब आपका बेटा एक दिन में 10 बोतल कैसे पीता है? 24 घंटे में कितने घंटे सोता है, कितने घंटे जागता है? 10 बोतल रोज़ खत्म करने के लिए उसके पास क्या रूटीन तय की हुई है? अगर वह इतना कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही नुकसानदायक है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी तो कहते कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर है। मिसेज मेहता ने झूठ पकड़ने पर भी झेपना तो सीखी ही नहीं है। ऐसे मौके पर भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाती थी। वैसे तो आसपास लोगों से बात करना भी अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती थी।
सामान्यतः किसी से बात भी नहीं करती। जब उसे सेखी बघारनी होती, आपस के लोग उनकी इस आदत से भली भांति परिचित थे। तभी तो जब वह अपनी हाँक रही होती थी तब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। मिस्टर मेहता उनसे भी 4 कदम आगे थे। वे शायद भी कभी किसी से बात करते थे, किसी से सुख दुख उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अपने घर से बाहर निकलते समय या बाहर से आते हुए घर में प्रवेश करते समय वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं पसंद करते, किसी से मेल जोल भी नहीं करते, कोई सवाल भी नहीं करते। मेहता दंपत्ति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, आज के समय पैसे की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है उसके आप दुनिया की कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा यह सिद्धांत है, पैसे फेंको तमाशा देखो। शायद इसलिए वे किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि लोग अमीरों से संबंध अपने लाभ के लिए ही बनाते हैं। हर किसी को अपने संबंध अपने समान स्तर वाले लोगों को ही बनाना चाहिए। उसके पास पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन वे रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से या अन्य जिस किसी की सेवा लेते हैं उनसे 2-4 रुपए के लिए भी लंबे बहस करने पर उतर जाते हैं। और इस बहस में वह अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते पूरे मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। बहस करते करते वे गाली गलौज और झगड़े पर उतर जाते और इस क्रम में एक नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी है। मोहल्ले का कोई भी आदमी उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात या उनका पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाया था, क्योंकि उनकी व्यवहार सभी लोग भली भांति परिचित हो चुके थे। अपने बच्चे के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर अपने ससुराल चली गई और उनका इकलौता बेटा शहर में कहीं दूर किराए पर रहता था। बच्चे केवल त्योहार आदि पर आते थे। शायद उन्हें अकेले रहने में ही ज्यादा शांति और सुख का अनुभव होता था। पहले जब बच्चे साथ रहते थे तो बच्चों को डांट फटकार की आवाज़ सुनाई अक्सर देती थी। बच्चों के जाने के बाद उन्हें घर पर काम करने के लिए जो बाई आती थी उससे काम में मीन मेख निकालकर उनकी आदत थी। अक्सर वे उसे डांटने के बहाने अपनी अमीरी का यशगान करते हुए संतुष्टि का अनुभव करते थे, क्योंकि लोगों से उनकी बातचीत न के बराबर होती थी और आसपास के लोगों को उन्हें अपने यशगान गाने का सामान्य अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। इमरजेंसी के बाहर मेरे साथ बैठे हुए मेहता साहब आज बेहद गंभीर और गमगीन लग रहे थे। शायद उनको आत्मज्ञान का अनुभव हो रहा था। उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट था कि वे बेहद परेशान हैं। उनके कंधे पर मैंने ज्यों ही हाथ रखा तो वो कपकपाकर रो पड़े। मैंने उन्हें धैर्य बनाते हुए कहा, मेहता साहब आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सब तन मन धन सहित आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाभी जी जल्द से ही ठीक हो जाएंगी। जैसे ही डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए, देर हो जाता तो घातक हो सकता था। इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने हमारी उन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी मदद की। इस समय आप लोग देवताओं की तरह हमारे रूखे व्यवहार को ध्यान में दिए बिना हमारी सहायता में लग गए। हम आपके जीवन शुक्रगुजार रहेंगे। मैंने सांत्वना देते हुए कहा कि आप ही अपराध को बोध लिए बैठे हैं। हम लोग तो ऐसे कभी नहीं सोचे। आजकल भी सभी का समय बहुत ही कीमती है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा आपका सबसे निकट का संबंध है। हमारे पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख जितना जल्दी भागीदारी निभा सकते हैं इतना जल्दी कोई दूसरा नहीं निभा सकता। हमारा या आपका कोई निकट संबंधी जब जानेगा तभी तो आपके पास आएगा। जानने के बाद भी उसे हमारे पास कितना समय लगेगा यह भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने मदद नहीं की होती तो मैं अकेले इसे कैसे ले जाता, और अगर देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है, इसकी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। मानवीय मूल्यों की कभी भी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। मेहता जी के मन में पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें इस विषय में पूरी तरह निश्चिंत और शांतिपूर्ण धैर्य धारक कर पूरा ध्यान भाभी जी के स्वास्थ्य की ओर ले जाने लगा। जब मैं उन्हें यह जानने की कोशिश की कि इतनी गंभीर समस्या अचानक हुई कैसे, तबीयत कई दिनों से खराब रही, तब उन्होंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इनके काम वाली बाई को डांट कर भगा दिया था। तबीयत खराब होने के बावजूद यह काम कर रही थी। मेरे पास भी इसके डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं था। आजकल बेटे से बातचीत बंद है, इसलिए उन्हें भी खबर नहीं की गई। पिछले 3-4 दिन से लू मोशन आ रहा था।
कल सुबह से हल्का हल्का बुखार तेज हो रहा था। शाम को भी तबीयत खराब लग रही थी, बहुत ज़्यादा दिन रात में करीब 2 बजे तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई लगी थी। लेकिन इतनी रात में ले जाना संभव नहीं लग रहा था। सवेरे तक जो हाल हुआ उसके हिसाब से इसमें अकेले कैसे लाता। रूपाली ने जिस समय उसे पकड़ उस कर समय की हालत को देखते हुए मेरे हाथ पांव भी फूल चुके थे। आज मैं यह जान चुका हूं कि सच्ची दौलत आपसी सहयोग संबंधी है, बाकी ये धन संपत्ति सब बेकार है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं।